गंगा की इस पावन यात्रा के पहले एपिसोड में हम आपको गंगा के मूल उद्गम स्थल गौमुख ग्लेशियर लेकर गए थे। वहां से बढ़ते हुए गंगा अपने धार्मिक उद्गम स्थल गंगोत्री पर पहुंचती है, जिसे हमने आपको दूसरे एपिसोड में दिखाया था। और पिछले एपिसोड में हम पहुंचे थे देवप्रयाग, जहां मां गंगा का नामकरण होता है और जहां अभी तक भागीरथी के नाम से जाने जाने वाली गंगा का संगम होता है अलकनंदा के साथ। और आज के एपिसोड में हम पहुंचेंगे एक ऐसे स्थान पर जहां गंगा पहाड़ों के आंचल को छोड़कर समतल धरती की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि इसके शांत लहरों को उमंग से भर देती है। योग और आस्था में डूबा यह स्थान हर तरफ से गंगा के उद्घोष में ही जीता है। जैसे ही शाम ढलती है, यहाँ के घाटों पर एक जादू सा बिखर जाता है, जहाँ लाखों भक्त माँ गंगा के जयघोष में डूब जाते हैं। एक तरफ यह स्थान घाटों, गलियों और पर्यटक स्थानों की भीड़ से भरा है, तो दूसरी तरफ है गंगा किनारे बना लगभग 5 किलोमीटर लंबा आस्था पथ, जहां आप शांत भाव से गंगा किनारे घाटों से आगे चलते हुए गंगा बैराज तक पहुंचते हैं। और साथ ही हम आपको ले चलेंगे एक 80 साल पुराने ऋषिकेश शहर के बीचों बीच बने घर में, जो कि भूत और भविष्य का एक समावेश है। यह है आस्था, कौतूहल और शांति की पराकाष्ठा। यह है ऋषिकेश। दोस्तों, स्वागत है आपका पावन गंगा नदी की यात्रा के चौथे एपिसोड में। हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी गौमुख ग्लेशियर से, फिर हम पहुंचे थे गंगोत्री में। तीसरे एपिसोड में हम देवप्रयाग पहुंचे थे, जहां से गंगा का नाम आरंभ होता है। और आज हम देवप्रयाग से जा रहे हैं ऋषिकेश, जहां संगम के बाद गंगा ऊंचे पहाड़ों से अब आगे धरातल की तरफ बढ़ना शुरू करती है। ऋषिकेश देवप्रयाग से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और इसे योग और साधना की नगरी कहा जाता है। वैसे हम जैसे ही ऋषिकेश पहुंचे, यह एक काफ़ी कौतूहल से भरा एक छोटा शहर नज़र आता है, जहां छोटी गलियां हैं और अत्यधिक लोग। पहली दृष्टि में यह एक भीड़ से भरा बाजार सा लगता है, परंतु आसपास की पहाड़ियां और गंगा किनारे सुकून ज़रूर मिलता है। पर ऋषिकेश की आत्मा को समझने के लिए हमने फैसला किया कि हम ऋषिकेश के एकदम बीच में रहेंगे, ताकि हम आपके सामने ला सके मूल ऋषिकेश को। तो चलिए, सबसे पहले हम ऋषिकेश की इन गलियों से चलते हैं एक पुराने से घर में, जो कि एक होमस्टे भी है, जिसका नाम है शंकर भवन। और यह नाम इसको इसलिए मिला है क्योंकि इस घर के अंदर ही एक महादेव का मंदिर भी है। यहाँ अंदर प्रवेश करते साथ ही आपको उन पुराने दिनों की याद आती है, जब गांव में हमारे घर ऐसे होते थे, जहाँ बीच में एक बड़ा आंगन और उसके चारों तरफ कई कमरे होते थे, और जहाँ कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी और एक बड़ा परिवार साथ मिलकर रहता था। खैर, यह एक लगभग 80 साल पुराना घर है और यहाँ के ओनर ने इसमें कुछ हिस्सा एक होम स्टे की तरह उपयोग के लायक बनाया है। तो इस घर में जहाँ एक तरफ एक पुराने समय की झलक है, वहीं अतिथियों वाला कमरा काफ़ी मॉडर्न अम्यूनिटीज़ के साथ है। चलिए आपको वह कमरा दिखाते हैं जहां मैं रुका था।
अब शाम का समय हो गया है और आज सबसे पहले हम जाएंगे ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध घाट त्रिवेणी घाट पर, जो कि यहाँ से कुछ मिनटों की दूरी पर ही है। तो चलिए ऋषिकेश की तंग गलियों से होते हुए हम आपको लेकर चलते हैं त्रिवेणी घाट पर, जहाँ शाम को गंगा आरती होती है और उसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आपको आरती से पहले त्रिवेणी घाट के आसपास दिखाते हैं। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे बड़ा और प्रमुख घाट है। इस घाट पर गीता मंदिर, त्रिवेणी माता मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। अभी आप सामने की तरफ आरती स्थान देख सकते हैं, जहां बैठकर आप आरती देख सकते हैं। वैसे यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और उपयुक्त स्थान पाने के लिए आपको थोड़ा पहले पहुंचना होगा। हम थोड़ा पहले इस स्थान पर पहुंच गए और देखते ही देखते यह भक्तों से पूरी तरह भर गया। और फिर थोड़ी देर बाद इतनी भीड़ हो गई कि हमें लगा कि यहाँ से आरती को अच्छी तरह से देख पाना और आपको दिखा पाना संभव नहीं होगा। फिर हमने देखा कि काफ़ी लोग दूसरी तरफ से, यानी गंगा की एक पतली धारा जो सामने से बह रही है, उसको पार कर दूसरी तरफ से भी आरती देख रहे हैं। तो हमने फैसला किया कि हम गंगा नदी की इस धारा को पार कर उस तरफ जाएंगे और आपको वहाँ से आरती दिखाएंगे। तो चलिए उस तरफ चलते हैं। हालांकि दिखने में ज़रूर ये पतली सी धारा है, पर यहाँ वेग बहुत ज़्यादा है। इसलिए कभी अगर आप यहाँ पर नहाएं या इसे पार करने की कोशिश करें तो पूरी सतर्कता बरतें। दूसरी तरफ आने के बाद अलौकिक गंगा नदी की आरती को
बिना बाधा के देखा जा सकता है। अभी आरती शुरू होने में थोड़ा सा समय है, तब तक हम चलिए मछलियों को कुछ खाना खिला देते हैं। कितना खिला दे मछली को? पूरा एक साथ इसको क्या इतना से खिला देते बस बस। ये लेकिन कचरा नहीं फेंकना अंदर। हमेशा की तरह एक बार हम फिर लोगों से निवेदन करेंगे ओके। कि नदियों को साफ रखें और इसमें कोई भी ऐसी वस्तु ना डालें जिससे इसका जल प्रदूषित हो। और अब समय है गंगा आरती का। सकले कलश मंगे स्वर्ग सोपान संगे तरली तरी तरंगे देवी गंगे इस मंत्र मुग्ध कर देने वाली आरती को देखने के बाद हम वापस अपने घर की तरफ चल दिए। आप देख सकते हैं कि ऋषिकेश की गलियां लगभग पूरे समय इसी तरीके से भीड़ भाड़ से भरी रहती हैं, और ख़ास तौर पर चार धाम यात्रा के समय। अगले दिन की सुबह हम काफ़ी जल्दी उठ गए और शहर में अभी भी सारी दुकानें बंद है। और जल्दी उठने का कारण यह है कि हम आपको आज एक ऐसी खास जगह लेकर जाने वाले हैं जो थोड़ा लोगों की नज़रों से अनदेखा रह जाता है, लेकिन यह एक बहुत ही सुंदर स्थान है और हमें लगता है कि गंगा और ऋषिकेश का समागम देखने के लिए इससे अच्छे कोई जगह नहीं हो सकती, जहां सिर्फ आप एक बार नहीं बल्कि लगभग 5 किलोमीटर तक लगातार गंगा नदी को चलते चलते शांत और सौम्य वातावरण में अपने सामने देख सकते हैं।
ऋषिकेश में यह 5 किलोमीटर लंबा आस्था पथ गंगा नदी किनारे बना एक सुंदर पथ है जिसे ऋषिकेश का हार भी कहते हैं। त्रिवेणी घाट से शुरू होकर यह गंगा बैराज पर खत्म होता है। इस जगह का इस्तेमाल लोग मॉर्निंग वॉक या फिर कुछ जगहों पर जहाँ छोटे छोटे घाट बने हुए हैं उस जगह पर स्नान करने के लिए या फिर सिर्फ खड़े होकर गंगा को निहारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऋषिकेश की एक और शाम, और जैसे त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है वैसे ही निसंदेह शत्रुघ्न घाट यहाँ का सबसे सुंदर घाट है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्यों है। शत्रुघ्न घाट पर गंगा नदी का पाट काफ़ी चौड़ा है और एक बड़े कैनवस की तरह प्रतीत होता है जहाँ प्रकृति ने खुद चित्रकारी की है। यहाँ एक तरफ राम झूला पुल तो दूसरी तरफ जानकी झूला पुल है। घाट पर जहाँ एक तरफ सुंदर आरती होती है वहीं कई नाव और राफ्ट्स नदी से गुजरते रहते हैं। आप यहाँ अगर शाम को बैठ जाएं तो आपको वापस जाने का मन नहीं करता। शत्रुघ्न घाट की सुंदरता देखने के बाद हम आपको छोड़ जाते हैं शत्रुघ्न घाट की आरती के साथ, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और आपसे वादा करते हैं कि इस यात्रा के अगले पड़ाव में अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.